ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसमें हम तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो हमने कहा, सरफेस टेंशन जो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, 2 लेक्चर्स इसमें लगेंगे। एंड देन एक लेक्चर लगेगा इलास्टिसिटी एंड एक लेक्चर लगेगा विस्कोसिटी। ठीक है, और 2 लेक्चर्स टोटल डिस्कशन में, तो कुल मिला के 2, 4, 6 लेक्चर्स में या 5 से 6 लेक्चर्स में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सरफेस टेंशन ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेन वालों का तो ये फेवरेट टॉपिक है, सवाल उससे पूछते हैं। तो सरफेस टेंशन है क्या, पहले मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हमें पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं फ्लूइड डायनामिक्स से पढ़ाया था, तो उसमें भी कुछ एग्जांपल्स बताए थे। अगर तुम शेविंग ब्रश जो होता है उसको पानी में डिप करो और बाहर लाओ, पानी में जब डिप किए तो उसके जो ब्रिसल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, बहुत इजीली। बाहर लाए तो सब चिपक जाते हैं, देखा होगा। इनफैक्ट तुम ऐसे सोचो ना, पानी में अपना सर डाल दो तो बाल जो है अच्छे से लहराते हैं, और बाहर आए तो सब चिपके रहते हैं। व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इनफैक्ट अगर एक ड्राई निडल को बहुत स्मूथली, धीरे से, जेंटली प्लेस कर दो पानी पे, तो वो ना फ्लोट करेगा। जबकि तुम्हें पता है कि जो निडल है उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो उसका डेंसिटी कम नहीं है वाटर से कि वो फ्लोट करे। तो सरफेस टेंशन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और भी कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा कि कैपिलरी लोगे, कैपिलरी बोलते हैं ट्यूब विच हैव स्मॉल इनर रेडियस। उसको अगर तुम वाटर में या लिक्विड में पुट करोगे तो सम वाटर विल राइज, ये कुछ राइज कर जाएगा। तो हमें आगे के चैप्टर में ये पढ़ना है कि कितना राइज करेगा, है ना, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है। कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो नीचे से वाटर से करते हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता होगा, वो जो कैपिलरी राइज का ही कॉन्सेप्ट से ऊपर तक वाटर राइज करता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है वो। और भी एग्जांपल्स होंगे। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर तुम वाटर को ऐसे फ्री छोड़ दो तो वो जनरली ना स्फेरिकल शेप लेता है। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी उसका शेप चेंज होता है। बट अगर ग्रेविटी नहीं होता और वाटर को अगर रखते तो इट विल टेक अ स्फेरिकल शेप। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, अब बच्चे आ गए, अब 23 बच्चे हो गए हैं, तब भी कम बच्चे हैं। मनीष अहिराव, अभी भी तुम्हारा ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। अब वो सुन नहीं पा रहा होगा तो क्या करें? अब देखो कितना मुश्किल है, ऐसे कम्युनिकेट करना पड़ रहा है। देखो, मैं सरफेस टेंशन 5 बार तो लिख चुका हूँ। सरफेस टेंशन सबसे पहले तो लिखो, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस ऑफ एनी फ्लूइड। फ्लूइड का सरफेस का प्रॉपर्टी है। और इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, किसी भी बुक में लिखा आता है
surface of a fluid behaves like stressed rubber. सोचो कि एक बलून है जिसमें हवा पूरा भरा हुआ है ना, उसके सरफेस के नेचर को देखो कैसा होता है। तो ये सोचो बलून का सरफेस है ना, और उस पे एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ करो। इमेजिन करो कि एक लाइन है बलून के सरफेस पे, और उस लाइन पे सोचो कि अगर तुमने ऐसे ब्लेड मारने की कोशिश करो तो बहुत इजीली वो दूर चला जाएगा। लेकिन वही अगर रबर बलून में हवा ने दिए ऐसे ही लूज रखा, उसको ब्लेड से भी कट करोगे तो बहुत इजीली कट नहीं होगा, लेकिन उसको टाइट कर दो पहले और फिर ब्लेड से कट करो, वो बहुत इजीली कट होता है। क्या ये रियलाइज कर सकते हो तुम क्यों इजीली कट होता है? बिकॉज अगर स्ट्रेस है तो इधर वाले मॉलिक्यूल्स पे ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे हर पॉइंट पे। इधर वाला मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल्स पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, और इधर वाले मॉलिक्यूल्स पे ये वाला जो होगा लाइन के इधर फोर्स लगा रहा होगा। ऐसा इमेजिन कर सकते हो बच्चों? और स्ट्रेच रबर का सरफेस ऐसा होगा। नयन पटेल, क्लियर? Yes, sir. तो अगर कोई सरफेस स्ट्रेच रबर है, उस पर कोई भी लाइन कंसीडर करो। हमने कहा ये लाइन, तुम कहोगे सर अगर मैं ये लाइन कंसीडर करता हूं तो यस, इस लाइन के भी इधर वाले इधर लगा रहे होंगे और इधर वाले इसको ऐसे पुल कर रहे होंगे, अपने तरफ पुल कर रहा होगा एनी लाइन। तो पहले मैं सरफेस टेंशन का डेफिनेशन ही दे देता हूँ। इफ यू कंसीडर एनी लाइन ऑन ए सरफेस ऑफ ए fluid, molecules from both sides pull perpendicular to the line and tangential to the surface. Perpendicular to imaginary line and tangential to the surface, ऐसा फोर्स लगाएगा। एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। और नाम से ही पता है सरफेस है और टेंशन में है। तुम्हारा टेंशन ऑल तो अलग है। तो बच्चों सरफेस टेंशन का अगर मैं पूछूं यूनिट, तो क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या? किससे मैं पूछूं? हर्ष बड़े, बताओ कि सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा बच्चों? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर या न्यूटन पर मीटर? न्यूटन पर मीटर। हमने कहा सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या कहा बच्चों? फोर्स पर यूनिट लेंथ। एफ फोर्स अगर एल लेंथ पे लग रहा है तो यूनिट लेंथ पे एफ बाई एल, दिस इज सरफेस टेंशन। इसको एस से डिनोट करते हैं या टी से डिनोट करते हैं। मैं कभी एस लिख दूंगा सरफेस का एस या टेंशन का टी, जो तुम्हें पसंद आए उसको लिख लो। ठीक है? अब कहोगे कि सर ये सरफेस ऐसा क्यों रहता है, स्ट्रेच रबर जैसा क्यों बिहेव करता है? व्हाई इट शोज दिस टाइप ऑफ बिहेवियर?
बच्चों अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर और हम सवाल करेंगे। देखो, इफ यू कंसीडर्ड ए मॉलिक्यूल वेल विद इन द लिक्विड, बल्क के अंदर एक मॉलिक्यूल कंसीडर करो और एक मॉलिक्यूल सरफेस पे कंसीडर करो। फॉर दिस मॉलिक्यूल जो वेल विद इन द लिक्विड है, इसको अपने हर साइड में एक ही जैसा मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट मिलेगा। ये देखेगा कि हमारे तरफ आस पड़ोस सब एक ही जैसा है ना। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है वो देखेगा कि हमारे इस तरफ थोड़ा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है और इसके ऊपर कुछ अलग है, एयर है या नहीं है, जो भी है। Isn't it? तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को क्या अपना चारों तरफ का डायमेंशन एनवायरनमेंट एक जैसा दिखेगा या डिफरेंट दिखेगा? केशवी पाटिल, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट दिखेगा और वेल विद इन द लिक्विड वो क्या दिखेगा? सारे डायरेक्शंस आइडेंटिकल है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स। अब बताना, ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स में केमिस्ट्री में पढ़े हुए एक वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये मॉलिक्यूल्स इसको इधर पुल कर रहा है, ये 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 इधर, है ना। हर डायरेक्शन में सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो आइडेंटिकली पुल कर रहा होगा, तो नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल्स पे किधर होगा? कितना होगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा। वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण नेट फोर्स जीरो है। बट अगर यहाँ की बात करें, इधर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो कोई कहेगा यार इधर चलो मूवी देखने, इधर ऐसा होगा, इधर कम फोर्स होगा। तो ये कैसा फील करेगा? एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये करेगा। यस सर। सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक नेट डाउनवर्ड फोर्स पुल कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो चाहेगा कि ये नीचे आए, बट नीचे जगह भी कहाँ है? पूरा तो ऑक्यूपाई है, मॉलिक्यूल्स है, वहां पे जगह स्पेस नहीं है ना। तो बताओ, इसको कोई पुल भी करेगा और अंदर जगह भी नहीं है तो क्या होगा? बच्चों दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ हर मॉलिक्यूल अंदर आना चाह रहा है, तो इसलिए ये सरफेस जो होगा ना स्ट्रेच रबर जैसा बिहेव करने लगेगा। एक टेंडेंसी, एक टेंशन डेवलप हो जाएगा सरफेस पे बिकॉज ऑफ दिस। जैसे सोचो कि एक रबर का ऐसे ले लो और हाथ पे मैंने ये रबर रख दिया और चारों तरफ से ऐसे पुल करो ऐसे, और ये अंदर जगह नहीं तो ये ऊपर से पुश भी कर रहा, तो पुल फोर्स और पुश फोर्स दोनों है। दैट्स व्हाई द सरफेस बिहेव्स लाइक a straight rubber because of van der Waals force of attraction। ये नीचे आना चाहेगा बट आएगा। प्रैक्टिकली क्या होता है वो बताता हूँ। अब इस पे सब लोग फोर्स लगा रहा है, एक्चुअली क्या होता है वो बताता हूँ। तो हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, ये नीचे आ जाए, लेकिन नीचे जगह नहीं है। अगर ये नीचे आ गया तो किसी न किसी मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्या करना पड़ेगा? उसकी जगह लेनी पड़ेगी, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो सरफेस का मॉलिक्यूल्स अगर बल्क में आ गया तो बल्क का मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे जाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है अंदर। अब सुनना, जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से इधर जा रहा है बच्चों, तो जैसे यहाँ पे आया अभी 4-5 लेयर नीचे, तो एक नेट डाउनवर्ड फोर्स तो इस पे भी लग रहा है, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे लग रहा है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है? ऊपर पे, सरफेस पे। तो एक फोर्स के अगेंस्ट ऊपर गया है, तो तुम बता सकते हो कि इसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, नहीं, डिक्रीज फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, फोर्स के अगेंस्ट। एक बॉल है, उसको मैंने ऊपर थ्रो कर दिया है, तो हायर स्टेट एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ है, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। मतलब जो मॉलिक्यूल्स
सरफेस पे है, those molecules have more energy, more potential energy than the molecules well within the liquid. ये स्टेटमेंट क्लियर? लिख लो. The molecules at surface will have more energy, more potential energy. Molecules at surface will have more potential energy than molecules well within the liquid. पार्थ पाटिल, ये सवाल क्लियर? ये स्टेटमेंट, तो इस सवाल ने स्टेटमेंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनना, कोई भी सिस्टम हायर एनर्जी लेवल में रहना चाहता है या लोअर एनर्जी लेवल में? लोअर। कोई भी लिक्विड, एनी लिक्विड क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे रहे या कम से कम मॉलिक्यूल सरफेस पे रहे? कम से कम। मॉलिक्यूल. तो लिखो, एज एनी सिस्टम tries to be in minimum energy level, so liquid or fluid always try to minimize its surface area. क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे रहेगा, इट विल हैव मोर एनर्जी. So any liquid system or fluid system tries to minimize its surface area. Clear? Yes, sir. This is the reason कि जब हम अभी कहते हैं शेविंग ब्रश को अगर पानी में डुबाते हो और बाहर निकालते हो चिपक जाता है या हमारे गीले बाल सब चिपके रहते हैं, का रीजन यही है कि वाटर जो है, अगर हमारे हेयर्स ऐसे ऐसे और इसके चारों तरफ वाटर जमा है, ऐसे इसके भी चारों तरफ वाटर जमा है, बताइए कितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा कि नहीं? अलग अलग हेयर पे वाटर का लेयर रहेगा तो इट विल हैव बहुत ज्यादा सरफेस है और बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगा. तो वो एनर्जी ज्यादा नहीं, क्या करेगा? वो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए सब क्या हो जाता है? चिपक जाता है ना. अगर हम लिक्विड को, अभी हमने क्या जाते हैं कि हम वाटर को अगर हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाके छोड़ दें, ग्रेविटी फ्री स्पेस में ग्रेविटी के इम्पैक्ट को नेग्लेक्ट करें, तो वाटर अपने आप स्फेरिकल शेप ले लेगा. यहाँ भी अगर फ्री फॉल वाटर अगर छोड़ देते हैं तो वो लगभग स्फेरिकल शेप लेता है. Why it takes a spherical shape? Reason is कि कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया सबसे मिनिमम कब होगा? इन केस ऑफ स्फीयर. कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया मिनिमम कब होगा? इन केस ऑफ स्फीयर, है ना. दैट्स व्हाई लिक्विड क्या चाहेगा? अपना शेप स्फेरिकल रखना चाहेगा. बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों लिख लो यही कि any liquid system, since for any particular volume surface area will be minimum for a sphere, so water drop takes a spherical shape. सर रिपीट करो ना. For any particular volume a spherical shape will have संस्कार. मैं अभी लेक्चर में हूँ, तुम बाद में बात करोगे?
for a volume, a spherical shape will have minimum surface area that's why liquid drop takes a spherical shape. चलो, जब हम अभी समझा रहे थे ना बच्चों की कोई लिक्विड सिस्टम है तो हमने कहा कि एक लिक्विड मॉलिक्यूल्स लिया तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगा, ये बल्क में आ गया, बल्क में आ गया तो कोई दूसरा लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चला जाएगा। इनफैक्ट ऐसा ही होता है, सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। डायनामिक का मतलब अभी 100 मॉलिक्यूल्स है तो नेक्स्ट टाइम पे भी 100 मॉलिक्यूल्स ही होंगे, लेकिन वो 100 मॉलिक्यूल्स हो सकता है डिफरेंट हो, पहले कोई और था। जैसे हमारे क्लास का अटेंडेंस अभी सपोज मुझे दिख रहा है 21 स्टूडेंट है ना, कल के क्लास में आए तो भी मुझे हो सकता है दिखे 21 हो, बट हो सकता है उसमें 5 नए हो और 5 जो पहले थे वो आज रेस्ट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टेटमेंट क्लियर? हालांकि इतने डेप्थ में तुम्हें पूछेगा नहीं। तो बच्चों अभी सरफेस टेंशन को हमने कैसे डिफाइन किया? डिफाइन किया फोर्स पर यूनिट लेंथ से। लेकिन फिर हम समझाने के समय हमने ये बताया कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगा। ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द एनर्जी। ठीक है, और हमने ये बताया कि कोई भी सिस्टम अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है बिकॉज अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना है उसे। क्लियर? अब हम एनर्जी के टर्म में सरफेस टेंशन को थोड़ा देखते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक वायर का फ्रेम ले लो, ये सोचो वायर का फ्रेम है और इसको ना सोप सॉल्यूशंस में डिप करो। कहां डिप करो? सोप सॉल्यूशन में। और सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर लाओ तो तुम देखोगे ना इस पे एक सोप का फिल्म बन जाता है। कैन यू इमेजिन कि हाँ ऐसा होता है, सोप का फिल्म बन जाएगा। बचपन में तो बहुत वो सोप फिल्म के वो गुब्बारे उड़ाते होंगे। नयन पटेल तो बहुत उड़ाता था, नहीं? फूक मार मार के, है ना, बड़ा डिफरेंट कलर दिखता था। वो भी कलर क्यों दिखता वो भी डिस्कस करेंगे। बच्चों ऐसे सोप फिल्म बन गया। तो ये वायर का फिल्म फिक्स है, बट ये जो है ये मूवेबल है। सोचो कि अगर मुझे सरफेस टेंशन मेजर करना है बच्चों, अगर सरफेस टेंशन मेजर करना है कि कितना सरफेस टेंशन है, ये वायर का लेंथ सपोज ले लिया L। एक टेक्निक बताता हूं, हालांकि मेजरमेंट बहुत ही फाइन करना पड़ेगा, बहुत एरर होगा। सोचो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और इसको ऐसे एक मास पे लगा दिया। अगर कोई सिंपल सा सवाल पूछे, ये L वायर है, L लेंथ का, और M मास ऐसे लगा दिया और ये रेस्ट में है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये वायर फ्रेम में अब ये लिक्विड जो है इस वायर पे कैसे फोर्स लगा रहा होगा? ऐसा। ये वायर चाहेगा कि इधर छोड़ दिया तो ये वायर ना फ्रीली मूव कर सकता है, तो ये इजीली ऐसे चला जाएगा। लेकिन इसको इधर नहीं जाने दे रहा है, टेंशन का फोर्स लगाया, एम मास साइन कर दिया। ये एम मास अगर तुम निकाल लिए तो सरफेस टेंशन में पूछो कितना लिखोगे? mg इक्वल टू एस लिखोगे कि s इंटू एल लिखोगे कि s इंटू 2l लिखोगे? क्या लिखोगे बच्चों?
एक और छूट रहा है, एस एल स्क्वायर लिखोगे, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ए, बी, सी, डी। कहने का मतलब एम मास से बैलेंस किए तो सरफेस टेंशन कितना होगा? mg सर होगा, सेकंड ऑप्शन। mg बाई एल होगा, mg बाई 2l होगा, mg बाई एल स्क्वायर होगा, है ना? शिवम ने बताया कि सर बी ऑप्शन होगा। एनीवन एल्स? नैन पटेल को तो लग रहा है डी। कौन सा लग रहा है नैन? बी और डी में। अब सुनना, ये सरफेस है बच्चों, ये थिन फिल्म है ना? तो इनफैक्ट इसका ये भी सरफेस है और ये भी सरफेस है, दो सरफेस है। कितने सरफेस है? दो। लेकिन अगर ये बल्क में रखा हो, ये वाटर है यहाँ पे, तो एक सरफेस है, लेकिन फिल्म है तो दो सरफेस है। क्या ये सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये वायर था, तो ये ऊपर वाला भी S इंटू एल से लगा रहा है और नीचे वाला भी S इंटू एल लगा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? सी। ठीक। सर एक और बार बता दीजिए। देखो ये वायर है, वायर से ये सरफेस, ये थिन फिल्म है, थिन फिल्म। तो एक सरफेस ऊपर है, एक सरफेस नीचे है। मेरे हाथ का दो सरफेस है, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर भी मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे, नीचे भी मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे। सरफेस कुछ ऐसा होगा बच्चों, ऐसा। ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, ये भी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, और ये हमारा रॉड हो गया। ये ऐसे क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं, ऐसा। तो यहाँ भी सरफेस टेंशन पुल कर रहा होगा, यहाँ भी पुल कर रहा होगा। ये लेंथ एल है, देखो ये मार्कर ऐसा है, तो एस इंटू एल यहाँ लग रहा है, एस इंटू एल यहाँ लग रहा है। तो टोटल फोर्स इस वायर पे इधर कितना लग रहा है? 2h इंटू एल। क्लियर? हाँ सर। चलो अब क्या करते हैं, ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करो, ऐसा ही मैं भी फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये थिन फिल्म था और तुमने क्या किया, एक फोर्स लगाया और इसको स्लोली मूव कराया। इसको अब एनर्जी के टर्म से देखते हैं। इसको स्लोली मूव कराया, स्लोली मूव कराओगे तो क्या देखोगे कि इसका लेंथ जो है वो बढ़ रहा है। फिल्म का लेंथ बढ़ करके यहां तक आ गया। सपोज ये डिस्टेंस तूने x पुल किया है और f कितना लगाया है बच्चों? 12 इंटू एस, इतना f लगाया है, स्लोली मूव कराया है। तूने वर्क कितना किया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा अभी? ओके सर, हमने F फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, तो F इंटू एक्स, दैट मीन्स 12 इंटू एस इंटू एक्स, इतना वर्क किया है। जो तूने वर्क किया वो गया कहाँ? क्या ये रॉड का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा? नहीं बढ़ा, स्लोली पुल किया। तो तुम्हारा वर्क कहाँ गया? तुम्हारा वर्क इसमें सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम्स ऑन द सरफेस। ओके सर, व्हाई? बिकॉज सरफेस एरिया इतना बढ़ गया है, सरफेस एरिया इतना बढ़ गया है। तुम हालांकि समझोगे कि सरफेस एरिया बढ़ा है तो इसका थिकनेस थोड़ा कम हुआ होगा, थिकनेस कम हुआ होगा, मतलब बल्क के मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए, मतलब बल्क के मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए, मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा होगा। तो जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे इतने एरिया में थे अभी भी उतने ही है, तो इतने का सरफेस एरिया में तो चेंज हुआ नहीं एनर्जी में, जो चेंज हुआ वो है इसमें हुआ है। तो कांडी से
total increase in surface energy is equal to work done by external force. इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? सरफेस एरिया कितना से इंक्रीज किया है? L into X. L इंटू एक्स या 2L इंटू एक्स? कंफर्म करो मुझे। 2L into X. 2L इंटू एक्स। देखो मैं नहीं बता रहा हूं, तुम ही लोग बता रहे हो, है ना? मैं पढ़ाता थोड़ी हूँ। 2L इंटू एक्स से सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है। इतने एरिया में इतना एनर्जी स्टोर है। मैं पूछूं यूनिट एरिया में कितना सरफेस एनर्जी स्टोर होगा? एनर्जी इन यूनिट सरफेस एरिया क्या बताओगे? 2LS इंटू एक्स, इतना एनर्जी डिवाइड बाई 2LS, क्या हो गया? S हो गया। Yes. मतलब व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज आल्सो डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। कह सकते हैं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Surface tension is also equal to surface energy per unit surface area। क्या अभी तक समझ में आई सारी चीजें? शाही क्लियर है? शाही बटगुजर यस सर। ठीक है। शाही माँ क्लियर अभी तक की चीजें? हाँ सर। ठीक है। कभी कभी पता चलता है बेचारे बच्चे ऑन कर लिए और मस्ती में टीवी देखते रहते हैं, तो ये भी पता चल रहा है मुझे। लक्षिका? यस सर। ठीक है, चलो बैठी हो ना? हाँ सर। ठीक है। काम किस पे देख रहे हो, लैपटॉप पे या मोबाइल पे? सर मोबाइल पे। क्यों, लैपटॉप अच्छा नहीं लगता? नो सर, मोबाइल पे जल्दी कनेक्ट हो जाता है। जो चीजें जल्दी होती है ना वो उतना अच्छा भी नहीं होता है, थोड़ा लेट से ही जो हो वो ज्यादा अच्छा होता है। लैपटॉप पे कनेक्ट करो, टेबल चेयर पे बैठो और प्रॉपर तरीके से लिखो। मैं कभी भी कह सकता हूँ वीडियो ऑन करो, मुझे दिखाओ कैसे बैठे हो, है ना? सारे बच्चों को बता रहा हूँ। कोई बच्चे मोबाइल लेते हैं और लेट के कैसे पढ़ते रहते हैं, मुझे पेरेंट्स से कंप्लेन आ रहे हैं। आराम से लेट गए और ऐसे करके कंफर्ट जोन में नहीं रहना है एकदम से। चलो कोशिश करना लैपटॉप पे और टेबल चेयर पे बैठ के करो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ कि सरफेस टेंशन का यूनिट क्या मैं जूल पर मीटर या पर मीटर स्क्वायर क्या पुट करूं? सरफेस टेंशन का यूनिट जूल पर मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो दो यूनिट देखिए बच्चों, न्यूटन मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर। बताओ सर? हाँ सर हो सकता है, मैं यहाँ भी मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया न्यूटन मीटर होता है जूल होता है कि नहीं? ये न्यूटन मीटर जूल होता है कि नहीं? होता है सर। फोर्स इंटू मीटर। समझ में आया? तो देखो मैं यूनिट भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तुम यूनिट के लिए अलग से क्लास भी नहीं लिए हैं। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, देखो समझ भी जाते हो। बच्चों लिखो एक सवाल लिखो। देजे जो नयन पटेल ने बचपन में जो सोप का बबल उड़ाता था ना,
तो सोचो कि एक सोप बबल है, सोप बबल ऑफ रेडियस r having surface tension of soap solution is T. What is surface energy of the bubble? सर Sir, रिपीट repeat. There is a soap bubble of radius r if surface tension of the soap solution is T, then find total surface energy. Option A 4 pi r into T. Option B pi r square into T. Option C 4 pi r square into T. Option D 8 pi r square into T. Option E none. 8 pi r square t. क्या बात है, तुम लोग तो सचमुच में ब्रिलियंट हो यार। 8 pi r square into T। बताओ नयन, सही है या गलत है? अच्छा, सरफेस एरिया 4 pi r स्क्वायर होता है। एकदम सही बता रहा। स्फीयर का तो सरफेस एरिया 4 pi r स्क्वायर होता है, तो ये 8 pi r स्क्वायर t कैसे करेक्ट हो गया? कौन बताएगा? दो अंदर का सरफेस। सरफेस और बाहर का सरफेस सरफेसेस दो है ना। हाँ, सरफेसेस दो हैं। देखो नैल पटेल उड़ाता था इसको, देर में चमका। ये बीच में खाली है, तो ये सरफेस और ये सरफेस, दो सरफेस है ना। लेकिन अगर बच्चों कहा जाए कि लिक्विड ड्रॉप हो, वाटर का ड्रॉप है, अब इसका रेडियस आर है, सरफेस टेंशन मान लो टी है, इस लिक्विड ड्रॉप, बबल नहीं, लिक्विड ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना होगा? सरफेस 4 pi एनर्जी r square। 4 4 pi pi r r square square t। तो एकदम क्लियर ना, कभी मिस्टेक नहीं करो गणित में। नहीं सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो, there are 64 droplets of water merged to form, या इसको बोलते हैं coalesce to form a big drop। या 64 के जगह पर मैं n लिख दूं क्या? हालांकि सवाल में आएगा 64 आएगा या 27 आएगा, है ना। तो n से मैं सॉल्व करूंगा, बट बाद में 64 कर लूंगा, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 64 ड्रॉपलेट्स अगर मर्ज होकर एक ड्रॉप बनाया, अगर स्मॉल ड्रॉपलेट का रेडियस r है, बिग ड्रॉपलेट का रेडियस कैपिटल R है, तो कैपिटल R कितना होगा? 64R होगा कि 16R होगा कि 4R होगा कि 2R होगा? कैसे निकालेंगे बच्चों? क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं? और ये मुझे वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम इक्वल होगी वॉल्यूम दोनों की। कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन, बहुत ही बढ़िया, वॉल्यूम कंजर्वेशन। कहेंगे जितना वाटर था इसमें उतना ही वाटर इसमें होगा। इनफैक्ट हम कहेंगे कि ओरिजिनली क्या है? ओरिजिनली तो मास कंजर्वेशन है, मास सेम रहेगा, है ना। लेकिन अभी बात करेंगे कि इसमें
बताऊंगा भी लिक्विड में जो डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज प्रेशर में चेंज तो आएगा बट बहुत ही नेग्लिजिबल आएगा। वो विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है ना। तो इसका मास कंजर्व रहेगा। अब इस बात को समझना, हमने कहा मास कंजर्वेशन ध्यान रखना है, वॉल्यूम कंजर्वेशन उसके बाद आता है। तो मैं एक आइडिया यहीं पे देता हूं कि कोई सवाल मैं कराऊं और डायरेक्टली तुम्हें डांट लग जाए। अगर दो बबल हो, बबल तो अंदर में क्या रहेगा, एयर रहेगा। अगर ये कॉलिज करके एक बबल बनाएगा तो क्या कंजर्व रहेगा बच्चों? मास मास कंजर्व रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कंजर्व रहेगा, लेकिन वॉल्यूम कंजर्व नहीं रहेगा। ये मैं बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा। N1 प्लस N2 होगा, लेकिन अगर ये V1 है, ये V2 है, ये V है ना, तो V will not be equal to V1 plus V2, we will discuss। अब ये ग्रेटर होगा कि लेसर होगा, क्या होगा, हम लोग आगे डिस्कस। ठीक है। शायद यहाँ क्या लिखा वो नहीं दिखा होगा। मैंने लिखा किसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, इसका वॉल्यूम V, तो V1 प्लस V2 नॉट इक्वल टू V होगा, ग्रेटर होगा या लेसर, ये हम लोग चेक करेंगे। बट ये बबल की बात कर रहा हूँ, बबल। लेकिन अभी तो ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, ड्रॉप में तो इक्वल होगा। चलो बच्चों, तो किसी ने निकाल लिया क्या, कितना होगा रेडियस? 4R। मैंने बहुत सही 4R। 4R, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सवाल आएंगे बच्चों। अब मान लो कि तूने 4R निकाल लिया, जेई मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अभी, जेई मेन में ऐसे सवाल आ गए, 4R तूने अभी निकाल लिया और एग्जाम में आ गया 27 ड्रॉपलेट्स मिक्स हुआ। गेस कर सकते हो क्या रेडियस होगा? 3R। 3R। यही 3 सवाल आएंगे, या तो 8 ड्रॉपलेट मिक्स करेगा, या 27 करेगा, या 64 करेगा, या 125। 125। अगर तुम लोग ब्रिलियंट हो यार, है ना। तो हमें टाइम नहीं लगाना है। ठीक है। बस मैं तो अभी n लेके चल रहा हूँ, n ड्रॉपलेट का जनरलाइज कर रहा हूँ, है ना। n ड्रॉपलेट मर्ज हुआ तो तुम क्या किए, 4π/3 स्मॉल r क्यूब, ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉपलेट। बाद में हो जाएगा 4π/3 कैपिटल R क्यूब, इसको तो जाने दो। तो कैपिटल R क्या हो जाएगा बच्चों, n⁻⁴ into R। दिस इज द रिलेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, अब अगर मैं बात करूं, क्या सरफेस एरिया कम होगा या सरफेस एरिया बढ़ेगा? कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो उसका सरफेस एनर्जी कम होगा बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी हाँ। घटा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहीं न कहीं तो जाएगा। जो डिक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी रिलीज करेगा एनर्जी। द ड्रॉप विल रिलीज एनर्जी। उस रिलीज एनर्जी को हम कहें कि अगर वो जो रिलीज हुआ एनर्जी वो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में चला गया, मतलब लिक्विड को, तो लिखो in this process as surface energy will decrease, let's assume that all decrease in energy goes to increase its temperature. If surface tension is T या surface tension is F and a specific heat capacity is C, a small c, a specific heat capacity
then find increase in temperature। देखो सवाल कैसे कैसे बन जाते हैं। उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा, कहां से एनर्जी आया, सरफेस एनर्जी डिक्रीज हुआ। सरफेस एनर्जी जो डिक्रीज हुआ है तो कितना एनर्जी डिक्रीज हुआ बच्चों? तो पहले था n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इतना इंटू s। बाद में सरफेस एरिया है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैंडी से कि इतना एनर्जी डिक्रीज होगा। बच्चों हमारे साथ हो क्या? ये समझ में आया क्या? इतना सरफेस एनर्जी डिक्रीज हुआ, ये एनर्जी कहाँ गया? यस सर। कहाँ गया ये एनर्जी? टेम्परेचर बढ़ाने में। टेम्परेचर Increase in temperature. तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं? एम सी डेल्टा थीटा, है ना? डेल्टा टी या डेल्टा थीटा टेम्परेचर। डेल्टा थीटा निकालना था, ये क्या होगा निकालना था? क्या करेंगे? डेल्टा थीटा इक्वल टू 4 पाई कॉमन, ये है एन, आर स्क्वायर भी कॉमन, एस भी कॉमन। ये कैपिटल आर को क्या पुट कर देंगे? n टू द पावर 2/3, एम आई राइट? हाँ सर। डिवाइडेड बाई m क्या हो जाएगा? n इंटू 4 पाई बाई 3 आर क्यूब इंटू रो मान लो डेंसिटी हो गया, m इंटू c। दिस विल बी योर आंसर। सो जाएगा 3s अपॉन r इंटू रो इंटू c, 1 माइनस 1 अपॉन n टू द पावर 1/3। दिस इज डेल्टा थीटा। कितना सुंदर सा रिजल्ट आ गया ना, ब्यूटीफुल रिजल्ट। अच्छा ये तो दिख ही नहीं रहा है तुम लोग को। अभी दिखा क्या? हाँ सर। दिख गया? हाँ। नहीं पूरा नहीं दिखा बिल्कुल। फिर ऊपर वाला नहीं दिखेगा। ये तो ले रहा है एरिया बट वो नहीं ले रहा। यहाँ तक का कवर किया। चलो बच्चों बहुत सारे मैसेज आ गए, देख लेते हैं। मिटा रहा हूं बच्चों ये।
आगे बढ़ते हैं, लिखो हेडिंग डालो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड a spherical drop. Excess pressure inside a spherical drop. बच्चों एक ड्रॉप लिया है ना, ड्रॉप अच्छा बन क्यों नहीं रहा? ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रेडियस कम दिख रहा है फिगर में और ये रेडियस ज्यादा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है तुम लोगों को फिगर में? हाँ यस सर। Yes, sir. हाँ सर। कैमरा में देखो क्या सेटिंग में गड़बड़ है, वाइड करके वो कर दिया क्या? ओवल दिख रहा है आप कैमरा में? अच्छा लंबा हाँ दिख रहा सर, है? सर आप पतले दिख रहे हो। ये स्ट्रेच्ड हो गया है सर। अच्छा ठीक है, कम से कम लंबा दिख रहा है ना, चलो दिखने दो यार, कभी तो लंबा दिखने दो, कुछ तो है कि क्यों ऐसा हो गया? चलो, तो ये राइटिंग दिख रहा है क्या सही से? हाँ हाँ यस सर। ठीक ठीक है, चलो बच्चों, बच्चों एक स्फेरिकल ड्रॉप है और ना इसके अंदर का प्रेशर P है और बाहर का प्रेशर लेट्स P0 है। P ना ग्रेटर होता है P0 से, इसका रेडियस सपोज R है, तो कितना ग्रेटर होता है, क्यों ग्रेटर होता है, वी विल प्रूव इट। इसलिए हमने लिखा एक्सेस प्रेशर इनसाइड स्फेरिकल ड्रॉप। क्लियर? मैं क्या करता हूं, इसको ना इमेजिनरी कट करता हूं, इसको इमेजिनरी कट करो, दैट मीन्स कंसीडर हाफ स्फीयर ओनली, इसको सिर्फ कंसीडर करो। अब बताना सिर्फ इसको अगर कंसीडर कर रहे हो और यहाँ का प्रेशर P है बच्चों, तो ये अब ये वाला हाफ इसको पुश कर रहा होगा इधर से, कितना पुश कर रहा होगा? P इंटू पाई आर स्क्वायर से, इसका एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, ये समझ में आया? P इंटू पाई आर स्क्वायर से इधर पुश कर रहा है, बाहर का भी प्रेशर P0 है, सो बाहर का प्रेशर P0, तो ये भी तो पुश कर रहा होगा, लेकिन ये तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये पूरे स्फीयर का? तो ये चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो P पूरे स्फीयर पे हर डायरेक्शन से लग रहा है, उसका रिजल्टेंट तो तुम बता सकते हो कि सर अगर हम छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे ds, तो ये हो जाएगा P0 इंटू ds इधर, इस P0 इंटू ds का दो कंपोनेंट, P0 ds cos थीटा और एक P0 ds sin थीटा इधर। क्या बच्चों ये बात समझ में आई क्या? छोटा सा एरिया अगर ds यहाँ पे लिया तो इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर P0 ds इधर लगाएगा, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, और ऐसा ही कंपोनेंट इधर एक लेंगे तो ये कंपोनेंट पे भी इधर फोर्स होगा। कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा वाला या साइन थीटा वाला? साइन।
साइन वाला थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। मतलब हर एलिमेंट का ये डायरेक्शन ऐड होगा और इधर वाला डायरेक्शन कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर नेट फोर्स निकालना होगा तो किधर होगा? सारे बच्चे कंफर्टेबल हो कि नेट फोर्स जो होगा इस पी नॉट का हेमिस्फीयर पे वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। दैट मींस नेट फोर्स जो होगा वो पी नॉट डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा बच्चों। समझा क्या? तो अगर यहाँ पे एक एरिया लिया इधर बच्चों, ये अगर थीटा था ना तो ये भी थीटा हो जाएगा और डीएस ये है तो ये हो जाएगा डीएस कॉस थीटा। ये इस एरिया का ये हो जाएगा परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू है, बहुत स्लो जा रहा है, मेरा ही वीडियो वहां पर नहीं दिख रहा, लैग। लैग हो रहा है। तो ये हो जाएगा डीएस कॉस थीटा, इसका प्रोजेक्शन है। जस्ट समझो इस चीज को कि कोई भी एलिमेंट लोगे उसका एक प्रोजेक्शन इस पे होगा, हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्रोजेक्शन है। तो डीएस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? ये टोटल एरिया होने वाला है कि नहीं? प्रोजेक्टेड एरिया पी नॉट इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो मैं बता रहा हूं क्या हो जाएगा, पी नॉट और प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल एरिया है ये 2 पाई आर स्क्वायर, बट सिर्फ कंपोनेंट ले रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा पी नॉट पाई आर स्क्वायर। और ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं और नेटवर्क बड़ा डाउन हो गया, मतलब बहुत लैग करके दिख रहा है, मुझे ही वीडियो अपना लैग दिख रहा है। यहां पे जो सरकमफ्रेंस पे देखो, बच्चों सरकमफ्रेंस पे सरफेस टेंशन कहां लगेगा? सरकमफ्रेंस पे ना। यस सर। और सरकमफ्रेंस पे टेंजेंशियल लगेगा, तो ये टोटल कितना फोर्स लग रहा है इधर? सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई आर इंटू सरफेस टेंशन एस इधर लग रहा है। और ये स्फीयर, ये हेमिस्फीयर इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में। तो देखो इस पे फोर्सेज क्या क्या हो गया? P इंटू पाई आर स्क्वायर एक डायरेक्शन में, इधर इधर हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एस और इधर हो जाएगा प्लस पी नॉट पाई आर स्क्वायर। तो यहां से इसको देख लो तो P माइनस पी नॉट दैट कम्स आउट एज 2s बाई आर। देखो ये आ रहा होगा, हमारा ब्लूटूथ का चार्जिंग खत्म हो गया, ये बंद होने वाला है, तो क्लास बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो बच्चों बस यहाँ पे देखना एक्सेस प्रेशर कितना हो गया बच्चों? 2s बाई आर। तो ये आज रिजल्ट याद कर लेना। अगर एक ड्रॉप है तो इस साइड में प्रेशर ज्यादा होगा। किस साइड में प्रेशर ज्यादा होगा? ये साइड, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्केव साइड। तो ये सारे बच्चे नोट डाउन करना। concave side will have greater pressure than convex side by how much amount? 2s by r. As smaller the radius, more will be the excess pressure. सार्थक ये क्लियर हो गया क्या? हाँ सर क्लियर है।
ये सारे बच्चे नोट डाउन कर लो. कॉन्केव साइड विल हैव ग्रेटर प्रेशर देन कॉन्वेक्स साइड. अगर मैं बात करूं कि एयर बबल इन वाटर, अगर बाहर का प्रेशर P2 है, अंदर का प्रेशर P1 है, तो कौन बड़ा होगा? P1 बड़ा होगा या P2 बड़ा होगा? वाटर इधर है बाहर, P1 बड़ा होगा. वाटर किधर है उससे मतलब नहीं. हमने क्या बताया? कॉन्केव साइड विल हैव ग्रेटर प्रेशर. P1 माइनस P2 इक्वल टू 2s बाई r. और बच्चों बस 1 मिनट और लूंगा. ये सोप फिल्म है, सोप बबल एयर में. अगर ये सोप बबल है, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2 और ये रेडियस R, और ये बहुत थिन होता है. बबल का रेडियस कितना है? बहुत ही थिन थिकनेस. इनर और आउटर रेडियस ऑलमोस्ट सेम, R लेंगे तो P1 माइनस P2 ये होता है 4s बाई R. ये तुम्हें प्रूफ करना है. याद कर लो और फिर प्रूफ करने की कोशिश करो. तो आज का क्लास यही फिनिश कर रहे हैं. Excess pressure inside a soap bubble will be 4s by R.